महेश डोडियार मेरा नाम है। सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, समाज के लोगों की मदद करता रहता हूँ। तो पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको जैसे पता ही होगा समाचारों के माध्यम से कि राज्य में चुनाव का बिगुल बज चुका है। वर्तमान में आपके यहाँ भी चुनाव का माहौल बनता हुआ दिख रहा है, तो आप जो अभी राज्य की सरकार चल रही है उसके काम से आप खुश हो? फिलहाल में दिखाया जा रहा है 19 वर्षों से भाजपा की जो सरकार है वहाँ पे तानाशाही हो रही है। अभी फ़िलहाल में आम कार्यकर्ताओं की पूछ परख ख़त्म कर दी है। राज्य सरकार के जितने नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो चाहते ही नहीं हैं कि निचले स्तर का कार्यकर्ता भी कहीं अच्छी जगह आए और वो समाज का भला कर पाए। इसलिए अभी कहीं ना कहीं स्थिति इतनी डावाडोल है कि 50-50 की सरकार की। मतलब भाजपा के लिए चुनाव मुश्किल है और इसका कारण भाजपा खुद स्वयं है आपके हिसाब से? अच्छा, वर्तमान में आपके जो प्रतिनिधि हैं, जो विधायक और सांसद हैं, उनसे या उनके कामकाज से आप संतुष्ट हैं? देखो, सांसद जी का तो ऐसा विषय है हमारा कि वो आज भी अपने आप को अधिकारी ही समझते हैं। वो कार्यकर्ता को कार्यकर्ता समझते ही नहीं हैं। आज 5 साल में उनके विकास कार्य आप देख लें, उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। सिर्फ उद्घाटन करना ही अच्छी चीज़ नहीं है, कार्यकर्ताओं की पूछ परख भी करना है। तभी तो आप कार्यकर्ताओं से तो आपकी पार्टी जिंदा है, वरना अकेले किसी व्यक्ति विशेष से तो चुनाव जीत नहीं सकते आप। अच्छा, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम राजाराम मोरी है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। रतलाम ग्रामीण में निवास है, कोटड़ी में। अच्छा, रतलाम ग्रामीण में अब मैं कल गया था, वहाँ पे मुझे जब मैंने स्थानीय लोगों से यही सवाल पूछा तो उनका रुझान भी कुछ ऐसा था। तो आप अपने वहाँ के प्रतिनिधियों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उनके कामकाज से आप संतुष्ट हो? श्रीमान, कामकाज से तो 50-50, क्योंकि संतुष्ट सभी लोग नहीं हैं। क्योंकि कुछ काम ऐसे हो रहे हैं कि भाजपा जिन्हें लाती हैं मैदान में, वो अधिकांश कर्मचारी होते हैं। तो कर्मचारी जो होते हैं वो ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता को नहीं समझ पाते हैं, तो ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता परेशान हैं। हाँ, मतलब कि पैरासूट जिनको कहा जाता है, जिन्होंने कभी ज़मीन पे काम नहीं किया और उनसे राजनीति करवाने लग जाते हैं ये लोग। तो उससे ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता को परेशानी होती है। अच्छा, सरकार ने पहले एक चलती थी लाडली लक्ष्मी योजना, उसके बाद अब एक लाडली बहना योजना चालू की है। तो इससे आपके सामाजिक वर्ग को कुछ लाभ हुआ है या फिर क्षेत्र में ग्रामीणों को लाभ होता हुआ देखा है आपने? लाडली बहन योजना जो चालू हुआ है, इसमें माता बहनों के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो युवा वर्ग हैं, युवा वर्ग कहीं ना कहीं इससे नाराज़ हैं कि वो इतनी पढ़ाई करने के बाद भी बेरोज़गार घूम रहे हैं। तो रोज़गार के विषय में भी सरकार को सोचना चाहिए। हाँ, मतलब रोज़गार के लिए शिवराज सरकार को सोचना चाहिए। मध्य प्रदेश वैसे या नमकीन क्लस्टर वगैरह बन रहे हैं और औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित हो रहा है, तो उसमें यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता है पर्याप्त? जी, रोज़गार तो मिलता है, लेकिन पर्याप्त नहीं कह सकते उसको। कुछ लोगों को मिलता है। अच्छा, मतलब इनको जैसे कि बेरोजगारों के लिए कुछ योजना चलानी चाहिए, सम्मान निधि सब। अच्छा, किसानों को वो मिलती है किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री मोदी की जो योजना है, बहुत चर्चा है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? किसान सम्मान निधि हाँ मिलती है, समय पे मिलती है और अच्छा भी है। लेकिन मेरा मानना है कि जैसे लाडली बहन योजना जो चालू करी है, वैसे के वैसे किसान की जो सम्मान निधि है, किसानों को जो मिलना चाहिए, आंकड़े सारे सरकार के जो गवर्नमेंट अधिकारी रहते हैं वही बनाते हैं। पर होता क्या है, उनके गिने चुने लोगों के ही नाम आते हैं उसमें, जो उनको कमीशन दे देता है। जैसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की जो आवास योजना चल रही है, आप सरपंच को ले लो, सचिव मंत्री को ले लो या पार्षद को ले लो, शहर में बिना कमीशन के 2 लाख जब पैसा पास होता तो 50,000 सीधे वो लेते हैं, नहीं तो उनके बेचारे के कागज़ रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। मेरे पास इतने जीते जागते उदाहरण है। इस रतलाम शहर में ईश्वरनगर एक बस्ती है, वहाँ पे कम से कम 300 आवास बने हैं जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योजना में बने हैं। पर वहाँ की जो पार्षद है, मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, एक व्यक्ति से 50,000 रुपये कमीशन लेती, जिसमें नगर निगम के कर्मचारी भी शामिल हैं। ये तो आरोप है, अब लगा रहे हो। आरोप नहीं लगा रहा, मेरे पास तो सबूत है। आज भी जिनके कागज़ घर पड़े हुए उनसे पैसे की मांग, अगर वो पैसा दे देते तो उनका काम हो जाएगा। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आदिवासी समाज में अनेक सामाजिक संगठन हैं, जैसे उसमें जयस है एक, और आपको हिंदू युवा जनजाति संगठन है। इन संगठनों के भी अनेक धड़े बन गए हैं अब। तो ऐसा क्यों हो रहा है
और आदिवासी समाज के युवाओं को क्या सोचना चाहिए, कि वो क्या सोचे जिससे कि वो विकास के मार्ग पे आ सके? देखो, जयस संगठन कोई गलत संगठन नहीं है, न हिंदू युवा जाति संगठन है, और जो इससे जुड़े हुए अन्य जो संगठन बने हुए समाज के। बात होती है, जब समाज की बात आती है तो सभी को एक साथ एक मंच पर आना चाहिए। पर होता क्या है कि राजनीतिक लालसा के चक्कर में ये कहीं ना कहीं समाज को भी पीछे धकेल देते हैं और अपनी लालसा पाने के लिए समाज का उपयोग करते हैं। जैसे रैली निकलती है, उसके वीडियो जाके नेताओं को बताना, धोख देना कि हमें टिकट मिल जाए। इससे क्या है, समाज के टुकड़े और युवाओं को भटकाते हैं ये। आज युवाओं को जब ये रैली में बुलाते हैं, कोई कार्यक्रम होता बुलाते, वो उनके बच्चों को नहीं बुलाते, उनकी पढ़ाई इंदौर करवाते। और जो गांव का जो गरीब बच्चा, उसको कहेंगे तुझे रैली में आना है, तो उनके बच्चों का भविष्य तो बना रहे पढ़े लिखे लोग, पर जो गांव का बच्चा, उसके भविष्य बनाने के लिए कोई ही चिंता नहीं है। तो गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य के संसाधन अच्छे नहीं है? गाँव में शिक्षा स्वास्थ्य के संसाधन है ना। 80% जनजाति समाज के शिक्षक है, वो खुद ही नहीं चाहते पर समाज के बच्चों का भविष्य सुधरे। आप खुद देख लो ना, उनके बच्चे कभी सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए नहीं नजर आएंगे आपको। और वो जहाँ जाते हैं वहाँ का उनका कल्चर ही उन्होंने ऐसा बना लिया है। स्कूल का समय 10 बजे है तो 11 बजे जाएंगे, 4:30 बजे छुट्टी का, वो 3 बजे घर आ जाएंगे। तो वो समाज का सुधार कैसे करेंगे जब तक वो खुद ही किसी को पढ़ाना नहीं चाहते हैं? तो समाज सुधार कैसे होगा? कोई किसी सरकार तो घर आके पढ़ाएगी नहीं आपको। भाई आपका अपना व्यक्ति तो आपको पढ़ा सकता है। अच्छा, एक वो समान नागरिक संहिता की बात चल रही है, उसके बारे में जानते हो? हाँ, समान नागरिकता तो जो चल रहा है वैसे अभी पूरे भारतवर्ष में उसका है, होना चाहिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या नहीं है मतलब? अच्छा चलिए, इसके अलावा आप मुझे ये बताइए कि रतलाम के प्रशासन को जो अभी हैं, उसमें चुनावी माहौल को देखते हुए आपको क्या लगता है कि रतलाम की जनता क्या सोच रही है, उसको क्या चाहिए, उसकी आकांक्षाएं क्या है? रतलाम की जनता तो एक तो जो अपनी सड़क रहती है, सड़क से परेशान है। अवैध कॉलोनी थी तो कुछ कॉलोनी अभी वैध करी है इन्होंने। अवैध कॉलोनी जो बरसों से कॉलोनियाँ बनी हुई है, आज तक सड़कों को तरस गई है। वो नल जल जो योजना चल रही है, कई घरों में नल आता है और समय पे अभी नल नहीं, अपने धोलावाड़ा जो डैम से पानी ला रहे हैं उससे भी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। 3-4 दिन छोड़ के नल आ रहे हैं। तो जो मेन समस्या है अपने सड़क की है और जल की है। आप वही हल नहीं कर पाए। इतने सालों में 19 साल सरकार रही, तो फिर कहीं ना कहीं युवा की जो मानसिकता आपके खिलाफ जाएगी, बदलेगी। ठीक है, मैंने एक बार बंद कर थोड़ी देर कि बैठे बैठे कमर अकड़ रही है, इनको बैठे रहने की आदत नहीं है, तो इन्होंने कहा खड़े होकर बात करते हैं। तो मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि अभी चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, उसके बारे में रतलाम के लोग, आप लोग क्या सोचते हो, आपको कैसा अनुभव होता है? चंद्रयान पर जो लैंडिंग हुई और भारत का जो तिरंगा लहराया है, मतलब विश्व पटल पर भारत ने एक अपनी अमिट छाप छोड़ी है जो आज तक कोई देश नहीं कर पाया था। हम इसरो के सारे वैज्ञानिकों को रतलाम वासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं। और रतलाम में उस दिन जश्न का माहौल था। हम स्वयं 2 बत्ती चौराहे पे मौजूद थे, एक रैली के रूप में, तिरंगा झंडा हमारे साथ था और रतलाम वासी बहुत खुश है इससे। ये वाकई में हमारे देश के लिए गौरव का क्षण है। अच्छा, अभी व्यापम घोटाले की चर्चा गाये बगाए अभी भी हो ही रही है। आपके यहाँ पारस सकलेजा जी थे, उन्होंने भी इसको बहुत मुद्दा उठाया था। और अभी पटवारी घोटाला भी हुआ है मध्य प्रदेश में, और इनके बारे में आपका क्या सोचना है? क्योंकि ये अच्छा नहीं है। ऐसे पड़ोसी राज्य राजस्थान में भी परीक्षाओं को लेकर ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। इससे जो बेरोजगार हैं उनकी आकांक्षाओं को नुकसान पहुंचता है, उनकी मेहनत को नुकसान पहुंचता है। इसके बारे में क्या कहना है आपको? मेरा ये मानना है, जैसे व्यापम घोटाला हुआ था, जब व्यापम घोटाला होने के बाद जब नाम उजागर हुए थे बहुत सारे लोगों के, उसमें कई की तो मृत्यु हो चुकी है, कई की मृत्यु हो चुकी है। आज तक वो केस कहीं ना कहीं दबा हुआ है कुछ लोग। और उसके बाद जो बड़ा मामला हुआ है पटवारी घोटाला, आज एक जो बेचारा पढ़ाई करने वाला बालक रहता है, हर बार वो हर एग्ज़ाम पास नहीं कर पाता है। जो मेहनत करके अभी उसने पास करा है और घोटाला हो गया, तो उसके लिए तो नुकसानदायक ही हुआ ना। हर बार एक ही सवाल जैसा तो आएगा नहीं। अब पटवारी घोटाला हुआ है तो कहीं ना कहीं किसी विधायक का नाम आया कि उसी के ग्वालियर कॉलेज से 1000 लोग पास हुए, जिसमें से टॉपर भी वहीं के हैं। उन टॉपर से आपने सवाल करा होगा तो उनको जवाब तक याद नहीं है, तो टॉपर बने कैसे? तो ये घोटाला कहीं ना कहीं युवाओं को आपके प्रति रोष पैदा कर रहा है और कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा। और बेरोजगारी जो चरम सीमा पर चल रही है, उसके लिए ही सरकार को कुछ अच्छे कदम उठाना पड़ेंगे, नहीं तो जो 2018 में हुआ वो भी दोहरा सकती है। जनता तो जनता होती है। मतलब कि यहाँ पे चुनाव टाइट है भाजपा के लिए, और ये नहीं कहा जा सकता कि कौन आएगा, हो सकता है कांग्रेस की सरकार बन जाए। अच्छा, आखिरी में मैं ये पूछना चाहता हूँ, ग्वालियर से हमको याद आया है कि पिछली बार भी कमलनाथ जी की सरकार जो है वो सिंधिया जी के कारण गई थी। अब सिंधिया जी भाजपा में है और कहा जाता है कि इस क्षेत्र में सिंधिया जी का प्रभाव भी है। तो कुछ असर डाल पाएंगे सिंधिया जी भाजपा के पक्ष में या फिर कांग्रेस के फायदे में? सिंधिया जी
जब भाजपा ज्वाइन करी उन्होंने और फिर से भाजपा की सरकार बनी है, उसमें कुछ परिवर्तन ऐसा हुआ है कि जो देश के लिए सोचते हैं, कुछ अच्छे लोग थे जो कांग्रेस में थे, वो वापस जब भाजपा में आए ना, उनकी मानसिकता में परिवर्तन आया है। और कुछ युवाओं में भी परिवर्तन आया है कि जब कोई अच्छा काम करता है देश के लिए, जैसे नरेंद्र मोदी हैं, विश्व पटल पर आज भारत को एक अलग ही दिशा में ले जा रहे हैं वो, तो सिंधिया जी कहीं ना कहीं उनकी जो टीम थी यहाँ पर, वो भी आज भाजपा के साथ आकर भारत माता की जय बोलती है, वरना ये बोलने से भी कतराते थे। तो मेरा मानना है कि सिंधिया जी का इफेक्ट तो पड़ेगा, बहुत चुनाव है। मतलब सिंधिया जी असर डाल पाएंगे, इससे शायद भाजपा को फायदा। अच्छा, आखिरी में आप लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों ने समय निकाला, एक फ़ोन पे आए आप मेरे कहने पे, और ये हनुमान जी के मंदिर के दर्शन भी किए। अब मिलते हैं हम लोग अगले किसी विधानसभा क्षेत्र में अगले वीडियो में। धन्यवाद।